प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है यूपी की कमान संभालेंगे मोदी। बंगाल चुनाव के बाद लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जिस तरह से कहा जाने लगा था कि केंद्रीय नेताओं के ज़्यादा जाने की वजह से वहाँ पर खेल बिगड़ गया और वो सफलता हाथ नहीं लगी जिस सफलता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और यही कारण था कि तब से कहा जाने लगा था कि अब जो भी चुनाव होगा वो स्टेट की मशीनरी के पास में होगा, स्टेट की कमेटी के पास में होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसका मुंह कोई छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री निकलते हैं और वास्तव में वर्तमान में प्रधानमंत्री यहीं से बनारस से ही हैं। और यही कारण है कि मोदी इस को छोड़ नहीं सकते, इस लालच को छोड़ नहीं सकते कि अगर यूपी उत्तर प्रदेश के हाथ से निकला, यूपी अगर हाथ से निकला तो सब कुछ निकल जाएगा। ना सिर्फ 2022 में होने वाला जो चुनाव है उसकी वजह से अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको बताते चले जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा विधानसभा के विधायकों और सांसदों से मिल करके होता है। इतना ही नहीं, अगर यूपी बिगड़ा तो 2024 भी बिगड़ जाएगा, ये भी अच्छी तरीके से पता है। तो यही कारण है कि मोदी जी ने निर्णय कर लिया है कि ना बाबा, वो किसी और को आगे नहीं कर सकते इसमें, इसकी कमान तो मेरे हाथ में ही रहेगी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और यही कारण है कि वो शुरू से अपनी सेना को धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आमद उनकी दर्ज करा रहे थे। आधी से ज़्यादा उनकी सेना यहाँ पर डटी हुई थी और लगातार कैंपेन चला रही थी। कल उन्होंने एक प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और 7 अन्य सह प्रभारियों को यहाँ स्थापित करके ये ताकीद कर दी, ये बता दिया कि अब कमान उनके हाथ में ही रहेगी। इतना नहीं, खुद ऐलान भी कर दिया कि कम से कम 30 रैलियां करेंगे यहाँ पर मोदी जी, और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो चाणक्य कहे जाते हैं, उनके साथी अमित शाह, उनसे दुगनी 60 रैलियां करेंगे। तो ये साफ हो गया है कि अब यूपी की कमान मोदी जी के हाथ में ही रहेगी और योगी जी के काम पर मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन क्या बंगाल यहाँ पर दोहराया जा सकेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल के परिणाम को झुठला पाएगी? क्या जो 350 से ज़्यादा का नारा दिया है उसका वो मिशन पूरा कर पाएगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वहीं 7 सह प्रभारियों में दलित, ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी के चुनाव की कमान भी मोदी के हाथ में रहेगी और रणनीतिकार अमित शाह उनके साथ रहेंगे। मोदी 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे तो वही अमित शाह उनसे दुगनी यानी कि 60 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार मोदी और शाह की इतनी रैलियां होने जा रही हैं। मोदी उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर 340 का मिशन उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं हुआ तो 2022 में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव और 2024 का गणित भी गड़बड़ा सकता है। भाजपा प्रवक्ता आनंद दुबे कहते हैं कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में हम प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। कि मोदी जी भारत की नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी सरकार ने नए सफलता के आयाम स्थापित किए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी प्रेरणा आदरणीय मोदी जी की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद पूरी पार्टी को प्राप्त होगा और उनके नेतृत्व में हम लोग विधानसभा चुनाव में
प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। विपक्ष का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में ही पिछले 13 विधानसभाओं के चुनाव लड़े गए हैं, जिनमें से 9 में हार मिली है। अब वो चाहे जितनी टीम के साथ आ जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। जबकि सपा के फखरुल हसन कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी आएंगे जरूर, पर सवाल और मुद्दे इतने हैं कि उनका जवाब देना मोदी के बस की बात नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2017 में इतने बड़े बड़े वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से। परिणाम क्या हुआ? उल्टा प्रदेश बन गया और उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री सत्ता के अहंकार में चूर होकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में लगे रहे। अब कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी चाहे टीम 8 उतार दे, और हम तो ये कहेंगे वो टीम 8 नहीं, एक अप्रत्यक्ष भी उनका एक आदमी लगा हुआ है ओवैसी, वो टीम 9 है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग 2022 में उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार से हिसाब किताब मांगेंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने पाँच सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं किया है। आज मोदी जी चुनावी दौरे पे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन मोदी जी कम से कम ये देश के नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को ये ज़रूर बताए कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ। कोरोना काल में बगैर ऑक्सीजन के, बगैर हॉस्पिटल के जो लोग मर गए, आखिर मोदी जी आए और बताए कि आखिर देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने क्या किया। मोदी जी आएंगे ज़रूर, लेकिन सवाल इतने हैं, जनता के मुद्दे इतने हैं, उनका जवाब देना आदरणीय मोदी जी के बस की बात नहीं। विपक्ष कह रहा है कि मोदी का जादू अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी साख में काफी गिरावट आई है। तो वहीं भाजपा का दावा है कि मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उनका जलवा आज भी कायम है। अब किसका दावा होगा सफल और कौन होगा धराशायी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो मोदी जी संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गया है। चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, योगी जी के काम भी बोलेंगे उसमें, लेकिन असली खेल मोदी जी का होगा। उनकी सेना यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। अब सवाल यही है कि क्या मोदी जी नैया पार लगा पाएंगे, 350 के पार पहुंचा पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनकी छवि इतनी विशाल है कि पूरे देश के क्या बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। सबसे आगे जो बाइडेन से भी ज़्यादा उनकी छवि अच्छी है। तो विश्व के सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक है, सबसे बेहतरीन नेता है अगर हमें कहें, उनकी छवि पर हम लोग चुनाव जीत लेंगे। विपक्ष कह रहा है ऐसा नहीं है, उनकी छवि में काफ़ी नुकसान हुआ है और बंगाल इसका उदाहरण है। और इसके अलावा कई स्टेट के चुनाव हुए हैं जहां पर आपको मात खानी पड़ी है। खैर, हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका राघवेंद्र जी। उबैद नासिर साहब हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। वैभव जायसवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और अनिल झा साहब जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे खास मेहमान हमारे साथ में प्रोफेसर D.R. साहू साहब जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राघवेंद्र जी, सीधे आपका ही रुख करेंगे। भाई, अल्टीमेटली कमान मोदी जी के हाथ में आ ही गई, अब योगी जी क्या करेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है। आ रहा है जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी चुनाव हो, उसको पूरी गंभीरता से लड़ता है। उसमें हमारा चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ते हैं। योगी जी भी एक सामान्य कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्राणपण से ऊर्जा लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने जा रहा है अगले वर्ष, उसमें जो विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर के हम लोग समाज में जाने वाले हैं।
और भारत नरेंद्र मोदी जी हमारे वैश्विक नेता है प्रदीप जी। ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सर्वे किया था, उसमें 66% विश्व के लोगों ने माननीय मोदी जी को पसंद किया था। इसी प्रकार से 2021 जब वर्ष शुरू हुआ था तो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में भी नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता थे। इस विषय में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय नेताओं में एक है। बड़े हमें गर्व है, बहुत हमें स्वाभिमान है अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हमारे पास ऐसा नरेंद्र मोदी देश को प्रधानमंत्री मिले हैं, हमें इतना बड़ा नेता मिला है। उत्तर प्रदेश में उनकी पूरी ऊर्जा का और पूरी उनकी क्षमता का उपयोग किया जाएगा और माननीय योगी जी भी उनके साथ में रहेंगे। और हम पूरा ये कहना चाहते हैं, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो है सुशासन और विकास के एजेंडों को लेकर के समाज में जाने वाली है। और अभी जो एक सर्वे हुआ था, सी वोटर्स ने सर्वे किया था, 1 मिनट, सी वोटर्स के सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे मुहर लगा दी है कि अगले वर्ष जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हम बाद में आपसे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है, पहली बात तो ये कि योगी जी और मोदी जी आपके कार्यकर्ता नहीं हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और जहाँ तक सी वोटर की बात है तो सी वोटर के लिए ये कहा जाता है, वोटर ये इसके लिए कहा जाता है कि इस पर लोग एतबार नहीं करते। खैर आपके पास आएंगे। उबैद नासिर साहब क्या कहेंगे? देख रहे हैं कि विश्व के सर्वमान्य नेताओं में से एक हैं और उनकी इतनी बड़ी सेना खुद अब कैंपेन करेंगे, यहाँ पर अभियान अपने हाथ में रखेंगे, कैसे जीतेंगे आप उनसे? जीतेंगे हम नहीं, जीतेंगे यहाँ के अवाम, यहाँ की जनता जो त्रस्त हो चुकी है पिछले 4.5 साल की कुशासन से। और जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरीके से हमारी जो असेट्स है उनको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना में लापरवाही बरती गई, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा, पर्सनालिटी पे चुनाव नहीं होगा। जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है, अभी तक तो ये था कि सारे चुनाव जो है बंगाल के बाद इनको सबक मिल गया था कि अब मोदी जी की वजह, जैसे कि अभी आपने खुद भी बताया कि इन्होंने तय किया था कि अब स्टेट लीडरशिप के जरिए हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनको अंदाजा हो गया है कि बात बनने वाली नहीं है, यहाँ पे बहुत बुरे हालात है बीजेपी के लिए, इसलिए उनको अंदाजा हो गया है और अब मोदी जी खुद मैदान में आ गए हैं। जहाँ तक मोदी जी की पॉपुलैरिटी की बात है, अभी एक बहुत प्रतिष्ठित हमारे अखबार के ग्रुप ने एक सर्वे कराया था, उसमें मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो आपको याद होगा करीब 24% घट के 66 से 42 पर आ गई है, जबकि योगी जी की शायद 2% बढ़ी थी। तो इससे जाहिर होता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी घटी है, योगी जी की थोड़ी सी बढ़ी है। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी योगी जी से घबराए हुए हैं, इसलिए योगी जी के पर कतरने के लिए मोदी जी खुद मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा, आपने ये नया एंगल दे दिया कि मोदी जी योगी जी से घबराए हुए। भाई अनिल झा साहब क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, ये कोई नई बात नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह जी जो है कमान संभालने उत्तर। आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी प्रदीप जी, कोई ये नई बात और पहली बार नहीं हो रहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी उत्तर प्रदेश को संभालने आ रहे हैं, कमान संभालने आ रहे हैं, बल्कि इससे पहले 2014 और 14 के बाद जिस प्रदेश में चाहे वो निकाय स्तर की भी चुनाव हुई हो तो उनको मजबूरी में मोदी जी और अमित शाह जी को ही कमान संभालना पड़ता है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में देश के, आप तो विश्व की बात कर रहे हैं, देश में किसी भी राज्य में उनके हिसाब से, मैं मोदी जी के हिसाब की बात कर रहा हूं, उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता बचा नहीं है किसी प्रदेश में जो प्रदेश की कमान संभाल सके। नंबर 2, आपने कहा कि मोदी जी विश्व के महान नेता है, सबसे बड़े नेता है। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता मोदी जी हैं, विश्व के सबसे बड़े अहंकारी नेता मोदी जी हैं, विश्व के सबसे बड़े और परिपक्व और दूरदर्शिता रखने वाले नेता मोदी जी हैं, और विश्व के सबसे बड़े जनता के प्रति सहानुभूति नहीं रखने वाले विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। सवाल यह उठता है कि मोदी जी आएंगे जरूर, मोदी जी के साथ पूरी टीम आएगी, भारत के जहां जहां देश में उनकी सरकार है, राज्यों में सबके मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आएंगे और पूरे आरएसएस
और संघ के लोग आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को वो बताएंगे क्या? क्या वो शिक्षा की बात करेंगे? क्या वो पढ़ाई की बात, दवाई की बात, कढ़ाई की बात, सिंचाई की बात और सुनवाई की बात करेंगे? नहीं करेंगे। उनका एजेंडा फिक्स है, उस एजेंडे पे वो आएंगे, बात करेंगे जैसे वो करते रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में क्या नहीं किया उन्होंने? क्या हुआ हश्र? बंगाल में क्या नहीं किया उन्होंने? क्या हुआ हश्र? 2017 की बात कुछ और थी प्रदीप जी, जनता बहकावे में आके वोट दे गई। कब तक चला जाएगा प्रदेश की जनता? मोदी जी के नाम पे क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और अमित शाह जी गृहमंत्री बनेंगे? नहीं। सबको पता है कि मोदी जी आएंगे, झूठे वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सहानुभूति के नाम पे, भावनाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट बटोर के किसी निकम्मे को पकड़ा के सरकार चले जाएंगे और वहां पे अपना विदेश की टूर करेंगे। उत्तर देश का क्या हाल होगा, प्रदेशों का क्या हाल है, देखिए ना आप चाहे बिहार की बात ले लीजिए, आसाम की बात ले लीजिए, आप चाहे गुजरात की बात ले लीजिए, आप हरियाणा की बात ले लीजिए, वही हाल उत्तर प्रदेश के 4.5-5 वर्षों में। ठीक तो है, सवाल ये उठता है ठीक है अनिल झा कि साहब, मोदी जी जरूर आएंगे जी आ रहा हूं आपके पास। ये सबसे बड़ी ठीक बात है झा साहब, समय आपका समाप्त हो गया है, दोबारा से आपका रुख करेंगे। वैभव जायसवाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी आकर आखिर क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में कि कैसे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में की जगह पे नमक रोटी बच्चों को दी जाती है और कोई रिपोर्टर, कोई साथी रिपोर्टर अगर उसको रिपोर्ट करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है 6 महीने के लिए। मोदी जी आखिर उत्तर प्रदेश में क्या बताएंगे कि शिक्षा मित्रों को जिनको वादा किया गया था कि हम आएंगे तो आपको नियमित करेंगे, और शिक्षा सुहागिन मित्र जो थी उनको सिर मुड़वाना पड़ गया, क्या ये बताएंगे? क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर के नाम पे, कुंभ के नाम पे, उसके बाद जल जीवन मिशन के नाम पे मंत्री अपने भाई को नौकरी दिला देता है, शिक्षा मंत्री। क्या बताएंगे उत्तर प्रदेश में मोदी जी? मोदी जी उत्तर प्रदेश में ये बताएंगे कि कैसे राम प्रकाश पाल जी की हत्या की गई, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या की गई। क्या बताएंगे कि संजीव भट्ट की कैसे अपहरण किया गया, एसएसपी क्यों फरार है इंद्रकांत त्रिपाठी के हत्या में, अभी तक उस एसएसपी को क्यों नहीं पकड़ा गया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी ने। योगी जी की सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश की जनता को जो मैनिफेस्टो दिया गया उसमें 13 लाख नौकरी देने का वादा किया था हर साल। कितनी नौकरियां मिली? पकौड़ा योजना बताएंगे उत्तर प्रदेश में, पंचल योजना बताएंगे, पान की गुमटी खोलने की योजना बताएंगे, आखिर मोदी जी बताएंगे क्या? क्या बताएंगे कि कैसे सरकारी संपत्तियों को उन्होंने कौड़ियों के दाम पे देश की सरकारी संपत्तियों को बेच दी? ठीक है वैभव जायसवाल जी, बहुत मुद्दे हैं आप लोगों के पास में, लेकिन ठीक है वैभव जायसवाल जी, बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों के पास में, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मोदी, योगी और अमित शाह जैसे करिश्माई नेता नहीं है आप लोगों के पास। मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर डी आर साहू साहब, आपका आकलन बहुत ही मौजूद होगा। क्या कहेंगे, मोदी जी ने खुद कमान संभाल ली है उत्तर प्रदेश की, क्या होगा? क्या दिल्ली का या बंगाल का रिजल्ट होगा, या उससे पहले जितने भी राज्य में चुनाव हुए वहां पर उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, यूपी में भी 2017 में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए प्रदीप जी, आपकी जो आज डिबेट है उसमें हमको लग रहा है कि चुनाव की बिगुल बज गया है, और चुनाव जैसे लग रहा है कि उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, और उसकी अखबार में दिख रहा है और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में दिख रहा है। इसकी मतलब ये है कि सब लोगों ने अपना कमर कसना शुरू कर दिया और एक घोषणा कर रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र में और राज्य में है, उनको अपने पार्टी की पावर को रिटेन करने की बात है, जिसमें ये प्रयास है। और उसमें एक चीज हम दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतवर्ष में जो मंत्रिमंडल हुए, विस्तार हुआ, उसमें देखा गया उत्तर प्रदेश एक मतलब एक सेंट्रल मतलब एक फोकस था, एकदम बहुत ही बड़ा जबरदस्त फोकस था। दूसरा, जब हम देखते हैं कि प्रभारी की संदर्भ में बात की गई तो उसमें भी देखा गया सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतर आपकी रिपोर्ट के माध्यम से पता चला। तो ये जो एक सारे चीजें हैं, एक इसमें हम कहते हैं कि जो भारतवर्ष में खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव है, यदि सत्ता में हम लोग आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्र की जो सत्ता है वो मजबूत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में ये सब नहीं था। कांग्रेस क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ना आए लेकिन भारतवर्ष में अलग अलग जगह से आए तो हम सत्ता संभालें केंद्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो है इसमें प्रधानमंत्री जी यहीं के हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की एक सांसद के रूप में बनारस से वो लड़े हैं और जीते हैं, और इसलिए बनारस की होने की वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक आइडेंटिटी है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश की सांसद हूँ,
और उत्तर प्रदेश की चुनाव हमारे जीत जिम्मेदारी होगी। जहां तक योगी जी की बात है, योगी जी की जो कार्यक्रम शैली है उससे भी उन्होंने अपना बात वो नहीं है। बात ये है कि बंगाल के बाद और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे आपको सत्ता, एक जैसे कि आपने भी बताया कि सत्ता नहीं होगी तो आने वाले 2024 में दिक्कत होगी। अब आकलन की बात करें तो प्रियंका जी की अखबार में भी आ रही कि उन्होंने भी आप दौरा शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी में भी आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने पंचायत चुनाव और बहुत सारे कार्य में आप लोग काफी रास्ते मतलब एक एक डोर टू डोर में आ गए हैं। तो कहने की मतलब है समाजवादी पार्टी ऑलरेडी एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना मजबूत करके कार्यकर्ताओं को रख रहे हैं। तो ये एक इलेक्शन का एक शुरुआत हो गई, चुनाव की प्रक्रिया, और ये बहुत ही दिलचस्प होगा। इसीलिए दिलचस्प होगा क्योंकि एक तरफ भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है, चुनाव होगा डीआर ताऊ साहब, और तभी तो हम कह रहे हैं कि ये रण महाभीषण होगा। बिल्कुल आएंगे दोबारा आपके पास में। राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। राघवेंद्र जी, तो ऐसा नहीं कि आपके पास करिश्माई नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन चुनौतियां अपार हैं। कैसे निपटेंगे इन चुनौतियों से? विपक्ष कह रहा है कि क्या जवाब देंगे उत्तर प्रदेश को? देखिए, मैंने अपनी बात जो आपने पहले मुझसे इंट्रो में जो बयान लिया था उसमें मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे पर चुनाव लड़ने वाली है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नहीं है नरेंद्र मोदी और योगी। ठीक है, परिवार का जो सबसे पहले नेता हो, चाहे कोई भी, चाहे इतना बड़ा नेता हो, वो पहले परिवार का सदस्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, योगी जी उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य नेता हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, माननीय योगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पर है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने कही है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वो कार्यकर्ता भी हैं, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा प्रदीप जी आपको। खैर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जो लेकर के जा रही है सुशासन और विकास के जब कोई संवैधानिक पद पर हो जाता है राघवेंद्र जी, तो वो पार्टी का नहीं रह जाता है। राष्ट्रपति कहीं किसी पार्टी का होता है क्या? यूं तो राष्ट्रपति भी आपकी पार्टी के हैं। नहीं, राष्ट्रपति अलग विषय हो गया। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, वो राष्ट्रपति को इससे अलग कर दीजिए, वो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं होता है जी। देखिए, प्रधानमंत्री भी देश का प्रधानमंत्री होता है, उसको चाहे 30% या 35% वोट ही मिले, वो 100% जनसंख्या का यानी कि पूरे लोगों का प्रधानमंत्री होता है। सही बात। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, आपकी बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो विश्व के नेता हैं, देश के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। दो सर्वे हो चुके वैश्विक स्तर पे, पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में सर्वमान्य नेता है, 2200 लोगों के सर्वे में सर्वमान्य नेता है मोदी जी। जो सर्वे हुआ उसका सैंपल भी बताइए कि 2200 लोगों का सर्वे था। वैभव जी, आपके पास आऊंगा, कुछ सवाल ले लूं जरा राघवेंद्र जी से, और फिर आपको पूरा मौका दूंगा कि आप सवाल पूछ सकते हैं। राघवेंद्र जी, सवाल ये है कि ये आपके पास में ये जो तमाम मुद्दे हैं उनका जवाब क्या होगा? आपने तमाम जातीय समीकरण और मैक्रो मैनेजमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, मोदी जी पे कैंपेन होंगे। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं दिल्ली और बंगाल की तरीके परिणाम ना आ जाए। नहीं, बंगाल में कैसे कह रहे हैं? बंगाल में हमारी 3 या 4 सीटें थी, हमको 66 सीटें मिली थी। तो बंगाल में हमें लगता है अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले, लेकिन संतोषजनक परिणाम पश्चिम बंगाल में हमें मिले थे और लगभग 50 सीटें हम 1000 से कम वोटों से हारे थे। आपको जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पर परिणाम नहीं निकले। मैं इसी पर बात कर रहा हूँ राघवेंद्र जी। आपने यहाँ पर 350 का टारगेट सेट किया है, और अगर ये 350 का टारगेट आपको नहीं मिला तो आपके लिए 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है वो भी मुश्किल होगा, और उसके बाद 2024 भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्रदीप जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम लोग अपने जो काम किया है पिछले 4.5 वर्षों में उसको लेकर के समाज में जाएंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पिछले हमारी सरकार से पहले किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे,
आपराधिक लोग 5 थानों साल हो में गए थाना राघवन चलाया जी, करते थे। जी। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार गए हुए 4.5 साल हो गए और चुनाव आते आते 5 साल हो जाएंगे। जनता सारे क्या वो गुंडे बातें इनके याद पार्टी में चले रखेगी? गए। जी प्रदीप जी, सभी ये बोल रहे आप, आवाज नहीं आपकी सुनाई पड़ी क्या? जी आप देखिए, वैभव जी रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि सपा की सरकार को गए हुए 4.5 साल हो गए और चुनाव होते होते 5 साल हो जाएंगे। क्या जनता इतना याद रखेगी कि सपा के गुंडों की सरकार थी? देखिए अभी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया, WHO ने 2 बार उसकी तारीफ की। किसी समय यहाँ पर मात्र 10 टेस्टिंग हुआ करती थी, 2.5 लाख टेस्टिंग इस समय रोज हो रही है। लगातार वैक्सीनेशन तमाम जगह इस बात की भी चर्चा की कितने लोग मरे भी। अरे भैया यार कुछ तो अरे पूरी बात हो जाने दीजिए। हमने माँ गंगा ने खुद बताया कि क्या स्थितियां थी। साढ़े बात होने दीजिए, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आप माँ गंगा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवस्था की थी। आप लोग कोई बात नहीं होने दे रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार उत्तर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर में शमशान घाट ढक दिए गए, लखनऊ में शमशान घाट ढक दिए गए। ये भी बताइए ना, नहीं ये भी बताइए कि कैसे शमशान घाट को ढका गया, कैसे ऑक्सीमीटर का घोटाला हुआ, थर्मामीटर का घोटाला हुआ, बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला हुआ, ये भी बताओ ना। राघवन जी कोरोना के नाम पे आपदा में अवसर कैसे किया गया, ये भी बताओ ना। कैसे बच्चों के वेंटिलेटर में 8 लाख के वेंटिलेटर को 30 लाख में खरीदा गया, कैसे ऑक्सीमीटर खरीदा गया, 500 का ऑक्सीमीटर 1500 में 2500 में खरीदा गया, थर्मोमीटर 1500 का 8000 में। अरे हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साक्ष्य दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साक्ष्य दिया था। अच्छा 3 सेट किसने लगवाया, शमशान घाट में 3 सेट किसने लगवाया, शमशान घाट किसने ढकवाया? आप ये बताइए, बिना साक्ष्यों प्रमाणों के आप लोग क्यों बात करते हैं? जल जीवन मिशन का घोटाला किसने किया, राम मंदिर में चंदा चोरी का काम किसने किया, राम के नाम पे माँ सीता रो रही है कि प्रभु श्री राम के नाम पे लूट लिए, जो भाजपा वाले हैं, भाजपाइयों ने राम भक्तों को लूट लिया। जल जीवन मिशन नल से सबको पानी देने की जो योजना थी, उसमें में पटना बिहार में सारा घोटाला था, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा घोटाला है ये। हम लोग रोज इस पर चर्चा करते हैं भाई, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, हम लोग इस पर रोज चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान संभाल ली है, उसका क्या परिणाम होंगे, उसके क्या गति होगी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी फैक्टर कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कहीं बाहरी वाला मामला जैसे बंगाल में चला था उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ की स्थितियां और परिस्थितियां दूसरी हैं, क्योंकि मोदी जी तो खुद यहीं से सांसद हैं, ऐसे में बाहरी का मामला यहाँ पर शायद ना चले। हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उबैद नासिर साहब हमारे साथ तो बैठे हुए। उबैद साहब, मोदी जी एक करिश्माई नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है। 2014 का चुनाव उन्होंने अपने दम पर जिताया, 2017 का चुनाव उन्होंने अपने दम पर जिताया और 2019 का चुनाव भी उन्होंने अकेले अपने दम पर यह कहते हुए चुनाव जिता दिया कि आप अगर वोट देंगे तो वो वोट मोदी को पड़ेगा। इतना बड़ा करिश्माई नेता कैसे करेंगे मुकाबला आप लोग? इसी करिश्माई नेता के नेतृत्व में 13 स्टेट्स में चुनाव हुए, जिसमें से 9 में बीजेपी हारी। यह भी तो फैक्ट है जी। हमेशा एक शख्स की पॉपुलैरिटी हमेशा एक नहीं रहती। काम की पॉपुलैरिटी तो रह सकती है, लेकिन पर्सनालिटी की पॉपुलैरिटी हमेशा नहीं रह सकती है। आप जज्बाती नारे देकर शमशान कब्रिस्तान करके मोदी जी करिश्माई नेता हैं, वो कुछ भी ऐसा करिश्मा कर सकते हैं कि जनता अचानक से पूरा मोल्ड हो जाती है उनके साथ में। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो करिश्मा ही, उसको आप करिश्मा कहिए और मैं उसको दूसरा लफ्ज कहूंगा कि शमशान कब्रिस्तान किया था इन्होंने पिछले चुनाव में, वरना दूसरे रिजल्ट आते। तो आप उसको करिश्मा कहिए या ये लोग भी इसको करिश्मा कहे, लेकिन ये करिश्मा नहीं है, ये जनता का एक भावनात्मक शोषण कर लेते हैं, उसमें ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये इनको मैं करिश्माई नेता बिल्कुल नहीं मानता, भावनात्मक शोषण। अरे भाई, उनके पास पूरी टीम, उन्होंने अपनी पूरी टीम उतार दी है। आप धर्मेंद्र प्रधान देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ में 7 सह प्रभारी। जी जी जी, देखिए 3 चीजें इनके पास बहुत प्रचुर मात्रा में है। 3M, मनी, मीडिया, मैन पावर। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोई पार्टी ना इनके पैसे का मुकाबला कर सकती है, ना इनके मीडिया मैनेजमेंट का मुकाबला कर सकती है, और ना इनके पास जो मैन पावर है RSS की और पूरे उसकी। तो ये सब तो है, लेकिन उसके बाद चाहिए क्या चुनाव जीतने के लिए? चाहिए 3M है उनके पास में, करिश्माई नेता है उनके पास में, और जरूरत और दरकार क्या है? तो फिर क्यों हारे चुनाव? 13 चुनाव में से 9 हारे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अब ये कहिए कि उन्होंने विधायकों को खरीद के या घोड़ा हॉर्स राइडिंग करके आप ये बता, उबैद साहब आप ये बता दीजिए, आपके पास राहुल गांधी और प्रियंका को छोड़ के कौन से नेता हैं? तो इनके पास भी मोदी को छोड़ के तीसरा नेता कौन सा है? बहुत सारे, उनके पास JP नड्डा, अमित शाह, योगी, केशव, हजारों की संख्या में इनके पास नेता ही नेता है। प्रदीप भाई, हम भी इस तरह गिना सकते हैं। हमारे पास प्रमोद तिवारी जी हैं, हमारे पास दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे पास भी एक से एक नेता लल्लू जी ने कितना संघर्ष किया और किस तरीके से पार्टियों को एस्टेब्लिश किया, इसे तो आप ही। अरे लल्लू जी को कौन जानता भाई? अभी क्यों नहीं जानता? लल्लू जी को पढ़ना जानता तो लल्लू जी को योगी जी ने मुकदमे क्यों कायम किए? सबसे ज्यादा लल्लू जी को जेल क्यों भेजा? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास नेता नहीं है, लेकिन हाँ, इनका मीडिया मैनेजमेंट है, इनका मैन पावर है, पैसा तो इनके पास कोई प्रचुर मात्रा, हम तो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो वो सब बातें जिक्र है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये 13 में से 9 इलेक्शन हार चुके हैं और उत्तर प्रदेश भी हारने जा रहे हैं। ये नोट जी। वैभव जायसवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास में भी एक बड़ा करिश्माई नेता है, बहुत बड़ा करिश्मा करते हैं, दिल्ली में करके दिखाया है। क्या वो उत्तर प्रदेश में मोदी जी का मुकाबला करने के लिए आएंगे? देखिए, वो राष्ट्रीय हमारे संयोजक है। गुजरात मॉडल दिखा करके जी हमारे पास दिल्ली मॉडल, अपनी बातें रख सकते हैं जनता के बीच में कि हमने कैसे दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, तीर्थ यात्रा दी, जो ये हमने काम को लेकर के जनता के बीच जाने वाले हैं। के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार की एक आवाज उत्तर प्रदेश के अंदर है तो श्री आदरणीय सांसद संजय सिंह जी हैं। आज अगर बेरोजगारियों को जब लाठियां पड़ती हैं तो एक आवाज उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी हैं। जब शिक्षा मित्रों की सर बुड़वाया जाता है, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय होता है, दरोगा भर्ती में अन्याय होता है, तो एक आवाज आज उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी। नहीं, चाहे वो राम मंदिर का छोटी छोटी समस्याएं तो रह जाती हैं। वैभव जायसवाल जी, सवाल सुन लीजिए। भाई, इस प्रदेश के लिए कितना भी किया जाए, इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ चीजें रही जाती हैं, लेकिन जो चीजें की गई हैं, सी प्लेन यहाँ से चलाया गया, यहाँ से बनारस से लेकर के बंगाल तक शिप से माल जहाज वाहक बन गया है, तो तमाम, और इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तमाम इतने काम हुए ना। माफ करिए प्रदीप जी, माफ करिएगा, आज प्रदेश की जनता को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। हम प्लेन उड़ाने की बात करते हैं, आज प्रदेश की जनता को कोरोना में किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था और डेंगू के वक्त अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। स्कूलों को अवार्ड मिल रहा है, अंग्रेजी मीडियम के हो गए हैं, बुनियादी शिक्षा के स्कूल, हर जिले में एक स्कूल हो गया है इंग्लिश मीडियम। वो तो इनकी जो गोदी मीडिया है, वो जो इनकी गोदी मीडिया है,
वो इनको प्रमोट कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के अंदर एक प्रतिष्ठित अखबार कहता है कि गोरखपुर आना तो अपना नाम लेकर के आना। आप मुझे ये बता दीजिए वैभव जी, गोरखपुर के अंदर वैभव, तो हम आज सरकार के कामकाज पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप ये बता दीजिए मोदी जी के आने से योगी जी का कद छोटा हो जाएगा क्या? नहीं प्रदीप जी, चुनाव तो सरकार के कामों पर ही होगा ना। अरे वो छोड़ दीजिए, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, वो बात हो गई किनारे। 4.5 साल गुजर गए, उसके कोई माने नहीं है। छोड़िए वैभव जी, सवाल सुन लीजिए। वैभव जी सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल वैभव जी, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने से योगी जी का कद छोटा हो जाएगा? क्या ये मोदी जी को क्या ये डर सताने लगा? आपने कहा कि योगी जी बढ़ गए इसलिए मोदी जी उनका कद कम करने के लिए आ रहे हैं। ये कहां से खबर मिली आपको? जनता नहीं, आज उत्तर प्रदेश, मैंने तो ये कहा भी नहीं, आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना योगी जी को उस लायक समझ रही है ना मोदी जी को इस लायक समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प खोज रही है। आपके प्रमाण की जरूरत है क्या? आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है हमें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता चुनाव में आपको पता चल जाएगा। चुनाव में आपको पता चल जाएगा। जनता प्रमाण बात हो जाए लोगों से, फिर आपके पास आऊंगा। चुनाव में जनता प्रमाण पत्र देगी कि कैसे कोरोना में व्यवस्था की गई थी, कैसे डेंगू में व्यवस्था की गई है, बाढ़ में कैसे नाव की व्यवस्था की गई है। नहीं, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। आपको प्रमाण पत्र, एक बात बता दूं आपको रंजीत जी, प्रमाण पत्र आपने दे दिया था हमें। जब दिल्ली में स्कूल दिखाना होता है तो आप अरविंद जी के स्कूल दिखाते हो, ट्रम्प की धर्मपत्नी को स्कूल अरविंद जी की दिखाते हो। मोदी जी का एक स्कूल आपके पास नहीं होता है, मोदी जी का कोई मॉडल नहीं होता है कि आप ट्रम्प की धर्मपत्नी जी को जब स्कूल दिखाने की बात होती है तो दिल्ली की सरकारी स्कूल को दिखाया जाता है। ये प्रमाण पत्र तो ये खुद ही दे रहे हैं कि कौन सी सरकार बेहतर कार्य कर रही है। आप अरे इस पर बात बहुत लंबी हो चुकी है भाई। वैभव जी, इस पर बात हो चुकी, रुकिए आऊंगा आपके पास में। रुकिए प्रदीप जी, मोदी जी और योगी जी का कोई करिश्मा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं चलने वाला है। इस बार मोदी जी का योगी जी का कोई करिश्मा उत्तर प्रदेश में चुनाव में नहीं चलने वाला है। इस बार काम की बात होगी, इस बार काम की बात होगी, अच्छी शिक्षा की बात होगी, अच्छे स्कूल की बात होगी, बिजली की बात होगी, फिर पानी की बात होगी, मुफ्त बस यात्रा की बात होगी, बुजुर्गों को मुफ्त बस यात्रा की, बुजुर्गों को भूमिका में सिर्फ यात्रा की बात होगी, वोट कटवा नहीं। राघवेंद्र जी रुकिए, वैभव जायसवाल जी, वैभव जायसवाल जी, ये एंडलेस लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कामों की लिस्ट गिनाएगी और आप नाकामी की। रुकिए, आ रहा हूं भाई, अनिल झा के पास चलता हूँ। अनिल झा साहब रुकिए, वैभव जायसवाल जी रुकिए, बहुत दूसरे लोग भी हैं। राघवेंद्र जी आप भी रुकिए। मुझे लगता है दोनों सही पार्टियां हैं, दोनों को ही महारत हासिल है। रुकिए भाई, आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी, वैभव जायसवाल जी आप भी रुकिए। अनिल झा साहब, आप ये बताइए कि मोदी जी ने अब यहाँ की कमान संभाल ली है और हम सब जानते हैं मोदी जी का जो नेतृत्व है वो कितना विशाल है, उनका व्यक्तित्व कितना विशाल है। कैसे निपटेंगे आप लोग? आपको प्रत्याशी मिलेंगे उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी, पहले अनिल झा साहब फिर कुछ बात बोलूं जो आप पूछ रहे हैं। राघवेंद्र जी रुकिए भाई, आ रहा हूँ आपके पास। जी राघवेंद्र जी रुकिए, आ रहा हूँ। जी प्रदीप जी, एक बार सवाल आप दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया इन लोगों तितू में एक बार सवाल दोबारा कर लें आप प्लीज। अनिल झा साहब, सवाल मेरा ये है, मोदी जी बड़े करिश्माई नेता हैं, बहुत विशाल व्यक्तित्व है उनका, कैसे निपटेंगे आप लोग उनसे? जी, मैं आशा करता हूं कि मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है, तो मेरे भी बीच में कोई नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मैंने पहले ही कहा, बहुत करिश्माई नेता है। तो प्रदेश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि ऐसा कोई करिश्मा करेंगे मोदी जी आके कि यहाँ अशिक्षा जो है वो दूर हो जाएगी, बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे, लोगों के रोजगार बन जाएंगे उस करिश्मा करके। जो भूखमरी है वो नहीं, वो सब ठीक है, वो बात हो गई। अरे वो सब बात हो गई भाई, तो सुन लीजिए अनिल झा साहब, सवाल ये रियलिटी पर, वास्तविकता पर बात करिए। आपके पास वो अखिलेश जी को छोड़ करके आपके पास वो कौन से नेता हैं जो इतनी बड़ी फौज का सामना कर सके? सर देखिए, फौज युद्ध नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर की फौज की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की फौज जो है, अरे ये युद्ध से कम भी नहीं हो रहा है,
प्रदीप जी आप थोड़ा बोलने दें, अगर बीच में टोक देंगे तो अनिल फिर मजा जाटव, नहीं ये आएगी। महाभारत से कम भी नहीं हो रहा है। मैं उसी महाभारत में आ रहा हूं। यहाँ नहीं, इस नहीं, ठीक है। महाभारत उत्तर प्रदेश की महाभारत में अर्जुन भी प्रदेश की जनता है, कृष्ण भी प्रदेश की जनता है, और सुदर्शन चक्र चला के परशुराम तलवार लेके और फरसा लेके परशुराम उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है। जनता आज 4.5 साल, 4.25 साल से इस प्रदेश की सरकार को देख रही है और वो बहुत अच्छे आकलन करने में माहिर है प्रदेश की जनता। आज देखिए जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं उत्तर प्रदेश की जनता। सबको मालूम है कि 2022 में जो ये फौजें इकट्ठा हो रही है, ये फौजें कहां थी अभी तक जब कोरोना में ये हाल था? ये फौजें कहां थी अभी तक जो महंगाई चरम पे हो गई? ये फौजें कहां थी अभी तक जो अशिक्षा इतनी फैली हुई है? ये फौजें कहां थी अभी तक जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है? तो जाहिर सी बात है मोदी जी करिश्माई नेता, उसमें नो कोई। और ये प्रदेश का चुनाव हो रहा है प्रदीप जी, ये राष्ट्र की चुनाव नहीं, देश का चुनाव नहीं हो रहा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2024 तक अभी रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं है। 2024 तक उनको कोई हटा नहीं रहा, और 2024 में लगी हुई है। यहाँ से इतने सांसद है, 64 सांसद हैं। अनिल झा साहब सुनिए, सवाल सुनिए। 64 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के 20 सांसद, 84 सांसद हैं कुल यहाँ से, और खुद मोदी जी यहाँ पर चुनावी नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मेरा सवाल आपसे यही है, आपके पास अखिलेश को छोड़ करके कौन से नेता हैं जो इनका मुकाबला कर सके? मेरा एक समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप में अखिलेश है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ फौज की जरूरत नहीं है, यहाँ जनता के दुख दर्द को समझने वाले कार्यकर्ता की जरूरत है। मैंने बोला ना आपको, हमारी पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश समझता है। इसमें हंसनी क्या बात है? कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। समाजवादी पार्टी ही अखिलेश है, अखिलेश ही समाजवादी पार्टी आपने स्वीकार कर लिया। आदरणीय स्वीकार कर लिया। आदरणीय, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा आप हमसे उम्र में बड़े हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं। थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और गरिमा रखिए, वरना मैं भी तू मैं पे पुतार हो सकता हूँ, मुझसे ज्यादा तेज नहीं बोल सकते हैं आप। बोलिए पंडित जी। हाँ, मैं आपसे पंडित जी, मैं आपसे भी सिंह साहब आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी बारे में मैं नहीं बोला, मुझे जो पूछ रहे हैं मुझे बोलने दीजिए। अरे ठीक है अनिल झा साहब, बोलिए, बात रख लीजिए जल्दी से जी। तो प्रदेश की जनता सही कैसा उन्होंने कि अखिलेश ही नेता है और नेता ही अखिलेश है? देखिए ऐसा है, अगर वो अगर कह रहे हैं कि अखिलेश ही नेता है और नेता ही अखिलेश है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मोदी, अमित शाह हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तमाम, मैंने कहा ना कि हम अपने आप को अखिलेश समझते हैं, और आज अखिलेश बन के आपसे बात कर रहे हैं और सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं, झूठी बातें नहीं कर रहे हैं, गुमराह की बात नहीं कर रहे हैं, भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं, भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। अपनी योजना भी बता वो सब बात ठीक है भाई, अगर यही तो पहले भी कर रहे थे हम तो तुम्हारी भी जब 2012 में 2017 में चुनाव हुआ था तब भी तो यही अखिलेश थे। तुम बताया, हम तो तुम्हारी विफलताओं को बताएंगे, तुम बताओ। अरे आप बताइए, मुख्तार अंसारी के विषय बताइए, दीदी यादव के विषय बताइए, फूलन देवी के विषय बताइए, तुम्हारे लिए मुख्तार अंसारी विषय होगा, हमारे उत्तर प्रदेश की 25 जनता भी सब विषय जो है आपकी जो है जिस तरह का आप लोगों ने भाई साहब आपके लिए मुख्तार अंसारी, फूलन देवी, अतीक अहमद विषय होगा, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता का मुद्दा विषय है। ये फर्क है हम में आप में, ये फर्क है हम में आप में, ये फर्क है हम में आप में, सोच की फर्क है, सोच की फर्क है। नेता है भाई, ये सब आपके माननीय लोग हैं, बताना सोच की फर्क है। अखिलेश यादव जी के साथ और सोच आपको 2000 यही सोच 2022 में आपको लेनी होगी। आप गलफत में पड़े हुए अखिलेश के साथ जो हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, आज वो जेलों के सीटों के पीछे है श्रीमान जी। भाजपा वाले अभी से जातिवादी अरे भाई आप सारे जेल में बंद नेताओं को तो आपने अपने पार्टी में लिया, चाल चरित्र चेहरा ही यही है। सारे जेल में नेताओं, बंद नेताओं को करप्शन वाले मुख्यमंत्री जिसके ऊपर 50 मुकदमे दर्ज हो, पर देश का गृह मंत्री जो तड़ीपार रहा, क्या बात करते हो? बोलने के कम से कम बात हो गई आपकी। राघवेंद्र जी आपकी भी बात हो गई, रुकिए। प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब के पास चलते, वो उनका सही आकलन होगा। प्रोफेसर डी.आर. साहू साहब आप बताइए कि मोदी जी अपनी इतनी बड़ी टीम के साथ में उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे। योगी जी की अपनी टीम है, उनकी अपनी कैबिनेट है, उनका अपना संगठन है, और मोदी जी की कैबिनेट है, उनका अपना संगठन है, केंद्र का इतना बड़ा वो।
और आरएसएस भी साथ में है। आपको लगता है कि नैरेटिव सेट हो चुका है कि इतनी बड़ी फौज से कोई भी दूसरी पार्टी अब लड़ नहीं सकती? अरे प्रदीप जी, 3 महीना पहले पीछे जाओ, 3 महीना पीछे यही सब फौज थी। नैरेटिव आप लोग सेट करना है, यही सब फौज थी 3 महीने पहले बंगाल में। क्या हुआ? ठीक है ठीक है, अनिल झा साहब, डीआर साहू साहब के पास चलते हैं भाई। वहां पर बाहरी का मसला था, यहाँ बाहरी का मसला नहीं है अनिल झा साहब। प्रोफेसर डीआर साहू साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल कल्चर है उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक संस्कृति है, उसकी अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नेटवर्क है, अपनी संगठन है, उनकी नेतृत्व है और उनकी जो सारे जो विचारधारा है वो सब लगाएंगे, क्योंकि केंद्र में भी है और राज्य में भी है। लेकिन बात यह है कि क्या 2022 की चुनाव उनकी फेवर में जाएगा कि नहीं, ये आकलन करना अभी नहीं है। लेकिन यदि राजनीतिक दलों के आधार पर यदि हम तैयारी की बात करें, उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। बात वो नहीं है केवल एक राजनीतिक दल। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इतनी राजनीतिक जो दल के रूप में उन्होंने इतनी शक्ति दिखाई, इतनी प्रचार हुआ, उतने कार्यक्रम हुआ, उसके बावजूद परिणाम गलत आया। तो कहने की मतलब ये है कि खाली इस तैयारी हमारी हो सकती है, हम तैयार हो सकते हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा? डीआर साहब, सवाल यहाँ पर ये है ना, वेस्ट बंगाल में जो ये था बाहरी और बंगाली का जो मामला था ना, वो मसला वहां था। लेकिन भाजपा के साथ में यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सारे लोगों को पता है कि भारतवर्ष में मोदी जी कहाँ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सब जानते नहीं है। मोदी जी उत्तर प्रदेश को एक इसलिए चुना जिससे कि उत्तर प्रदेश ही उनको सत्ता में ला सकता है केंद्र में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ही एक राजनीतिक सत्ता के लिए एक द्वार है, इट्स ए गेटवे। तो ये एक सभी लोग जानते हैं, लेकिन बात वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है राम मंदिर। नहीं, कुछ और सवाल है डीआर साहब। मैं फिर से वही कहूंगा कि जिस तरह से पिछड़ों की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, बसपा ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है और सपा का अपना वही कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट चल रहा है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी आपको सबसे आगे बढ़ती नजर आ रही है कि नहीं? लेकिन उसी तरह से 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी आए थे सोशल इंजीनियरिंग के रूप में, बट उत्तर प्रदेश में 2012 में अखिलेश जी आए थे विकास के नाम पे, और 2017 में जो मोदी जी आए थे, क्योंकि मोदी जी आए थे, योगी जी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश में 2017 की जो चुनाव का घोषणा, जो रिजल्ट आया, वो अमित शाह जी की उनकी संगठनिक ढांचा और उनकी तैयारी और उनकी स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ मोदी जी की नेतृत्व, उसकी वजह से वो आए थे। तो लेकिन 2022 में इसमें मोदी जी की सफलताएं, मोदी जी की असफलताएं, योगी जी की सफलताएं, कोविड की सारे मैनेजमेंट और तरह तरह की जो वादे हैं, ये सब आएंगे। और उसी के आधार पे एक तरीके से विभिन्न राजनीतिक दलों पे एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कौन इसमें आएंगे। लेकिन ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, उनका जो एक संगठन, उनकी नेतृत्व, उनमें से ये लोग आगे हैं। लेकिन ये बात नहीं कह सकते जो संगठन में मजबूत हो, नेतृत्व में मजबूत हो, विचारधारा में भी मजबूत हो, उसमें भी ये लोग असफल भी हो रहे हैं, जिसका उदाहरण हम लोगों ने भारतीय राजनीति में देखा है। तो कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है डीआर साहब, एक और बहुत जी एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। उबैद नासिर साहब कह रहे हैं कि योगी जी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था और मोदी जी का कद कम हो रहा था, वो अपने हिसाब से बता रहे। नहीं आ रहा हूँ, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ। और यही कारण है कि मोदी जी ने यूपी में कमान खुद ही संभाली है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कहीं योगी जी बड़े नेता ना हो जाए। देखिए, किसी भी विचार के बारे में, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये मैंने इंडिया टुडे को कोट किया था। नहीं, विचार के आधार पे तरह तरह की इंटरप्रिटेशन आते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। बात वो है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में आना है तो उत्तर प्रदेश की वो अनदेखा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की आधार पे 2017 में इन लोगों ने चुनाव जीता मोदी जी की वजह से।
अब उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल ये दोनों जुड़ रहा है, उसमें ये चीज और मजबूत होना चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव है रादर कि मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व और मोदी जी योगी जी की सफल पूर्वक कार्यक्रम, ये दोनों उनके लिए तो बहुत मजबूत होगा। लेकिन बात ये कि देखने वाली बात है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बात वो नहीं है कि कौन कद बड़ा है कौन कद ज्यादा है, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, हर तरह से हर जगह जा रहे हैं, हर तरह की काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पे योगी जी की कार्यकाल और उनकी जो विकास की प्रक्रिया है वो भी एक आकलन का विषय होगा। ठीक बात कर रहे हैं कि योगी जी के कार्यों का विश्लेषण होगा और मोदी जी के भी कार्यों का 7 साल का विश्लेषण होगा कि वहां पर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फोकस किस पर होगा। डियार साहब, आखिरी सवाल आपसे है इस कड़ी का कि जनता क्या योगी के कामों का आकलन करेगी कि मोदी जी के कामों का आकलन करेगी? इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, 40% से ऊपर ओबीसी की वोट बैंक है और ये जो 40% की वोट बैंक है इसको हर कोई प्रयास कर रहा है उसकी फेवर में जाए, और उसी तरह से आपने देखा होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छी तरह से इसके प्रयासरत है किस तरह से इस वोट बैंक को आगे लाए और उसको सामने रखे और उसको साथ लेके एक समावेशी विकास की बात कर रहे हैं और जातिगत तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। योगी जी के कामों का आकलन भी होगा, मोदी जी के कामों का भी आकलन होगा। आपको क्या लगता है कि जनता किसके नाम पर वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरी। समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकालों में इतनी नौकरियां नहीं दी गई। 5,000 करोड़ का ओडीओपी के माध्यम से ऋण दिया गया जिसमें लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। हमने 32 मेडिकल कॉलेज बनाए। उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज अभी तक सिर्फ आजादी से लेकर के अभी तक थे। इस तरीके से हमने फिल्म सिटी बनाने की योजना है और डिफेंस कॉरिडोर बना। ये पहाड़ा हम लोग रोज पढ़ते हैं ये पहाड़ा हम लोग रोज पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये लिस्ट रोज गिनाती है और विपक्ष वो लिस्ट रोज गिनाता है जो काम नहीं हुए हैं। आज हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि मोदी जी ये उबैद नासिर साहब करें, इंडिया टुडे का एक सर्वे है कि योगी जी का कद काफी बढ़ रहा था, इसीलिए मोदी जी उसको कम करने के लिए ये अभियान अपने हाथ में ले लिया उन्होंने। अरे नहीं, अब ये सब क्या बातें। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी व्यापक तौर से उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजियां ये सब आती रहती है। इस विषय में कोई भारतीय जनता पार्टी ये सब अनर्गल वो कह रहे हैं इंडिया टुडे का सर्वे भाई। तब तो इंडिया कोई मैंने अकेले नहीं देखा, सभी को मालूम है इसमें डिबेट भी हो चुकी है जी। ठीक है, 22 के लिए ठीक है राघवेंद्र जी, आपकी बात उबैद नासिर साहब आप बताइए। कैसे हो गई बात हो गई सर आपकी। उबैद नासिर साहब आप ये बताइए कि कैसे मोदी जी का विशाल नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व, क्या फर्क पड़ेगा? क्या योगी जी कमजोर होंगे क्या? देखिए आकलन तो यही कहता है। अभी आपको याद होगा इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मौर्य जी, उन्होंने भी कहा था कि चीफ मिनिस्टर का फैसला जो है वो चुनाव बाद होगा। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी भी नहीं चाहते हैं कि योगी जी का फेस सामने आवे और इनकी अपनी कैबिनेट में भी ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है। आप बहुत बड़े पत्रकार, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी की बीजेपी में योगी जी के नेतृत्व को लेकर और दिल्ली के नेतृत्व को लेकर डिफरेंसेस है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, भले डिबेट में कोई माने या ना माने। तो ये एक फैक्ट है और जाहिर सी बात है कि जब योगी जी को जब चीफ मिनिस्टर है तो मोदी जी अकेले ही क्यों इतना पब्लिसिटी करा रहे हैं कि वो चुनाव संभालेंगे। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, जो मोदी जी तो सब जगह जाएंगे, उत्तर प्रदेश की इतनी पब्लिसिटी क्यों की जा रही है, ये सोचने की बात है ना। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर यहाँ इतने विधायक हैं, 400 विधायक हैं भाई, और उन विधायकों के दम पर राष्ट्रपति को भी चुनवाना है। ठीक है, लेकिन ये कि और भी तो स्टेट्स है सर। आप जानते हैं बीजेपी की एक चीज की मैं तारीफ करूंगा कि ये ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक का इलेक्शन बहुत सीरियसली लड़ते हैं। ये तो फैक्ट है। ठीक है वैभव जी, उत्तर प्रदेश को ये कोशिश कर रहे हैं। माफ करिएगा मेरे पास समय इतना ही है। वो वैभव जी आपका फाइनल कमेंट।
इस बार भारतीय जनता पार्टी के जुमलों का आकलन प्रदेश की जनता करेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर इतने ही बड़े ही करिश्माई सीएम है योगी जी, तो इस बार का 22 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे लड़ जाए। जी चलिए ठीक है। झा साहब जल्दी से आपका भी फाइनल कमेंट आ जाए। प्रदीप जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि 2022 प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है और ये मोदी जी के भी 7 साल का आकलन होगा और 5 साल योगी जी के भी कार्यकाल क्रियाकलापों का आकलन होगा और उससे जनता बेताब से जो इन 5 सालों में प्रदेश जनता ने कष्ट उठाया है, जो तानाशाही रवैया सरकार के द्वारा अपनाया गया है, बेसब्री से बैठी हुई है। आप चुनाव आयोग को खाली चुनाव की घोषणा होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, आपको सब पता चलेगा। जो बंगाल और दिल्ली में हुआ था, चाहे जितनी ताकत ये लगा लें, अमेरिका से ले आए, यूएसए ले आए, और आजकल तो तालिबान से भी इनकी सांठगांठ है, तो वहां तालिबानों को ही बुला के ले आए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की जनता बटन दबाएगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश से आपको साफ हो जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष का तो काम है ये कहना है कि अब कुछ भी कर लें, चाहे विदेश से लोगों को बुला लें, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मोदी जी एक करिश्माई नेता हैं और लगातार चुनाव दर चुनाव उन्होंने जीता है। ये अलग बात है कुछ राज्यों के चुनाव बीच में हार भी गए थे, लेकिन हर समय एक आदमी का करिश्मा नहीं चलता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव खासकर बहुत बड़ा चुनाव है। 2022 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है ऐसे में, और उसके बाद 24 का रास्ता भी यहीं से निकलना है।